Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 31 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करेंगे और डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स Principle of Mathematical Analysis by Walter Rudin and second one is Introductory Linear Algebra by Bernard Coleman and David R. Hill. Dear students, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर सपोज हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस x to another vector space y, that is if a from x to y be a linear transformation from a vector space x to a vector space y, then the null space और इसको सम टाइम कर्नल ए भी कहते हैं, नल स्पेस और कर्नल ए इज डिफाइंड एज, नल स्पेस की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि ये ऐसे तमाम वेक्टर्स का सेट है जो अंडर ए ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वाई पे मैप हूँ। तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स ये सेट है, वाई ये सेट है और ए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एक्स के वो तमाम वेक्टर्स जो अंडर ए ज़ीरो एलिमेंट ऑफ वाई पे मैप हो जाएं वो नल स्पेस ऑफ ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज कॉल्ड नल्टी ऑफ ए। अब नल स्पेस की जो करैक्टराइजेशन हमने स्टडी की थी, इसकी जो प्रॉपर्टी स्टडी की थी, वो कुछ यूं थी। फर्स्ट वन इज एन ऑफ ए इज ए सब स्पेस ऑफ एक्स एंड सेकंड ए इज 1 to 1 if and only if null space of A consists of zero vector only. That is, जब भी हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 हो तो नल स्पेस में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर होता है और कन्वर्सली नल स्पेस में जब भी सिर्फ ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करे तो उस वक्त ए 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन होती है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये थी, इफ़ ए ऑफ x1 इज इक्वल टू बी एंड ए ऑफ x2 इज इक्वल टू बी, देन x1 minus x2 belongs to null space of A। यानी जब भी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन A x1 और x2 टू डिफरेंट पॉइंट्स किसी एक वेक्टर B पे मैप हो रही हूँ तो उस वक्त उनका डिफरेंस से जो वेक्टर बनेगा वो ऑलवेज नल स्पेस का एलिमेंट होगा। तो ये नल स्पेस की करैक्टराइजेशन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हमने रेंज ऑफ ए को डिफाइन किया था, दैट इज व्हाट इज रेंज ऑफ ए,
Recall that A from x to y a linear transformation. Then y belongs to range of A if there exists some x belongs to x such that A of x equal to y. That is, range of operator A is the set of all those vectors y such that y is equal to A of x for some x belongs to x. तो जिस तरह नल स्पेस x की सब स्पेस है, इसी तरह रेंज ऑफ A इज ए सब स्पेस ऑफ y. सो इट्स प्रॉपर्टीज, रेंज A इज ए सब स्पेस ऑफ y. First thing. Second, if range of A is equal to y, then A is on 2. तो जिस तरह हमने देखा कि अगर नल स्पेस में सिर्फ ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करे तो A ऑपरेटर 1 to 1 होता है. इसी तरह अगर रेंज ऑफ A y सेट के इक्वल हो जाए तो फिर A ऑन 2 ऑपरेटर होता है. इसके बाद हमने रैंक एंड नल्टी थ्योरम डिस्कस किया था. रैंक एंड नल्टी थ्योरम, डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम जो था, ये इनफैक्ट नल स्पेस की डायमेंशन और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है उसको लिंक करता है, और रैंक इनफैक्ट डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है. सो थर्ड पॉइंट भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि रैंक ऑफ ए इज डायमेंशन ऑफ रेंज ए. सो रैंक एंड नल्टी थ्योरम स्टेट्स दैट let x and y be two vector spaces and dimension of x is equal to n. If A from x to y be a linear transformation, then nullity A plus rank A is equal to n. तो इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को हमने रैंक नल्टी थ्योरम कहा था. डियर स्टूडेंट्स, अब इस रैंक नल्टी थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं. सो एग्जांपल 1, लेट A from R cube to R cube defined by A of A1, A2, A3 is equal to 101, 112, 213 and A1, A2, A3. तो A ट्रांसफॉर्मेशन मैंने R क्यूब टू R क्यूब डिफाइन की है, और कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि R क्यूब में अगर हम एक वेक्टर चूज़ करते हैं A1, A2, A3, तो इमेज जो हम ले रहे हैं वो इस वेक्टर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम एज ए इमेज ट्रीट कर रहे हैं. शो दैट
फर्स्ट पार्ट A is a linear transformation, second part is a onto, third part find a basis for range A, fourth part find null space of A, and say fifth part verify rank nullity theorem, and say sixth part is a one-to-one. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिफाइन की है आर क्यूब टू आर क्यूब, इनफैक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर को मैप कर रही है एक और वेक्टर पे। हमने देखना ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं फर्स्ट पार्ट में, सेकंड ये ऑन टू है या नहीं, थर्ड वन इसके बेसिस क्या हैं रेंज स्पेस के, और फोर्थ पार्ट में हमने इसकी नल स्पेस फाइंड करनी है, फिफ्थ पार्ट में हमने रैंक नल्टी थ्योरम वेरीफाई करना है, एंड द एंड हमने देखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वन टू वन है या नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, अब अगेन आप नोट कीजिएगा कि वन टू वन प्रूव करना हो तो क्या प्रोसीजर होता है, लीनियर प्रूव करना हो उसका क्या प्रोसीजर है, ऑन टू प्रूव करना हो उसका इन जनरल क्या प्रोसीजर होता है, ये आपके माइंड में होने चाहिए फंक्शंस को प्रूव करने के लिए। सो टू प्रूव ए इज लीनियर, अब लीनियर प्रूव करने के लिए हम डोमेन के टू एलिमेंट्स पिक करते हैं। लेट x इज इक्वल टू a1 a2 a3 एंड y इज इक्वल टू b1 b2 b3 r इन r क्यूब। तो ये डोमेन से मैंने टू वेक्टर चूज किए। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 plus b3. Now a of x plus y, this is in fact equal to, ट्रांसफॉर्मेशंस को नोट करें तो मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है 1 0 1 1 1 2 2 1 3 and multiplied with a1 plus b1 a2 plus b2 a3 plus b3. So by properties of matrix addition and multiplication हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 1 3 a1 a2 a3 plus again this matrix 1 0 1 1 1 2 2 1 3 multiplied with b1 b2 b3. इनफैक्ट ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है। सो दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन a ऑफ x एंड दिस इज a ऑफ y. सिमिलरली a ऑफ cx इज इक्वल टू c टाइम a ऑफ x. आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं कि अगर हम x वेक्टर को c से मल्टीप्लाई करें तो इस कॉलम में CA1 CA2 CA3 आ जाएगा, और c को एज ए कॉमन ले सकते हैं बिकॉज c एक नंबर है, इसको स्टार्ट में लिख दें तो रिमेनिंग a ऑफ x है।
for all x belongs to x, and this is true for all x y belongs to x. Therefore A is a linear transformation. सो थ्योरम का यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कि ए को हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया. अब सेकंड पार्ट में हमारा क्लेम ये था कि इज ए ऑन टू. सो इन सेकंड पार्ट वी वांट टू फाइंड for each A, B, C, say this is equal to y, belongs to R cube, a vector x equal to A1, A2, A3 belongs to R cube such that A of x is equal to y. Dear students, in fact on to prove करने के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर रेंज ऑफ A सेकंड सेट के इक्वल हो जाए तो ये ऑन टू होता है. सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने को डोमेन से एक वेक्टर पिक किया y. अब हमारा मकसद डोमेन में एक वेक्टर x फाइंड करना है जो अंडर ए इमेज जिसका y के इक्वल आए. सो इस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर करें a ऑफ x इज इक्वल टू y. दिस इम्प्लाइज 1 0 1 1 1 2 2 1 3 operating on x which is a1 a2 a3 and this is equal to a b c. तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि y के कोरस्पॉन्डिंग एक x एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट a ऑफ x इक्वल टू y. अब हम ये x फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस y के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें a1 प्लस a3 and then a1 plus a2 plus 2a3 and then 2a1 plus a2 plus 3a3 is equal to abc. अगेन आप यहाँ पे नोट करो कि हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है. दिस इम्प्लाइज a1 plus a3 is equal to a. This is equation number 7. a1 plus a2 plus 2a3 is equal to b, equation number 2, and 2a1 plus a2 plus 3a3 is equal to c, equation number 3. Let me call this system as steric. अब क्योंकि हम a1, a2, a3 फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं और हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट हुआ है इस मैट्रिक्स फॉर्म से, तो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं कि a1, a2, a3 की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं या नहीं. फर्स्ट वी सी वेदर this system is consistent or not. क्योंकि जिन सिस्टम्स के हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कंसिस्टेंट सिस्टम है और जिन सिस्टम के सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है. कंसीडर the augmented matrix of system steric
डियर स्टूडेंट्स, अब इस सिस्टम का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1 0 1 A, 1 0 1 and A, 1 1 2 and B, and then 1 2 3. I think so. This is 2 1 3. So 2 1 3 C. अब हम क्योंकि ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। सो फर्स्ट रो ऑपरेशन इज रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1। डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हम इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे मैं गाज जॉर्डन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। दैट इज़ इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो अब रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि फर्स्ट रो में ये पिवट एलिमेंट 1 है, इसके बिलो एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए। सो यहाँ पे ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया रो 2 माइनस रो 1 एंड नेक्स्ट ये एलिमेंट भी 0 चाहिए। सो ऑपरेशन रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1। सो रो 1 एज इट इज 1 0 1 A एंड रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करें। सो 0 1 1 B माइनस A एंड रो 3 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट करें। सो दिस इज 0 1 1 एंड C माइनस A। अगेन ये इस रो का लीडिंग 1 है, दिस इज लीडिंग 1, और इसके बिलो देखें तो ये जीरोज हैं सारे। नेक्स्ट हम ये लीडिंग 1 मार्क कर लेते हैं और इसके बिलो और अबव 0 बनाते हैं। सो दिस इज लीडिंग 1। अब इसके बिलो 0 बनाने अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करें। सो रो 3 माइनस रो 2, रो 1 एज इट इज, रो 2 एज इट इज, और रो 3 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। रो 3 में से अगर रो 2 हम सब्ट्रैक्ट करें, सो दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज C। in fact this is I think 2A because हमने twice of row 1 माइनस किया था। so this is C माइनस B माइनस A। अब नोट करें कि लास्ट इक्वेशन कब ट्रू होगी, इफ C माइनस B माइनस A इक्वल टू 0। दैट इज गिवन सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट होगा अगर C माइनस B माइनस A की वैल्यू 0 होगी। नोट दैट सिस्टम स्टैटिक हैज ए सॉल्यूशन if C माइनस A माइनस B इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि C माइनस A माइनस B ऑलवेज 0 नहीं होते, दैट इज C इक्वल टू A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट चूज करते हैं 1 2 5, तो आप नोट करें इसमें ये A B C है एंड C इज नॉट इक्वल टू A प्लस B। तो ये बात इन जनरल क्योंकि R क्यूब के एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, सो A इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ तक इस एग्जाम्पल के हमने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर शो करना था, हमने इसको लीनियर प्रूव किया। सेकंड पार्ट में हमने ये देखना था
कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है या नहीं है, तो इसके लिए हमने आर क्यूब से एक वेक्टर पिक किया y, और इनफैक्ट हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं एक वेक्टर x सच दैट a ऑफ x इक्वल टू y। सो a ऑफ x इक्वल टू y से हमने स्टार्ट लिया। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना। अब इस सिस्टम को आप किसी भी मेथड से फाइंड करें और चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। यहाँ पे मैंने रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म यूज़ की और देखा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, दैट इज़ इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो ए इज़ नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करने बेसिस फॉर रेंज ऑफ ए। तो ये पार्ट ज़रा आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट वी फाइंड ए बेसिस फॉर रेंज ए। सो कंसीडर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप कंसीडर करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की हुई है ए ऑफ a1 a2 a3 दिस इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 1 1 2 and 2 1 3 a1 a2 a3. Let me confirm it. This is 1 0 1 1 1 2 2 1 3. Okay. डियर स्टूडेंट्स, अब बेसिस फॉर रेंज फाइंड करने का प्रोसीजर देखिएगा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की और आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करें a1 प्लस a3 a1 प्लस a2 प्लस 2a3 2a1 प्लस a2 प्लस 3a3। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं a1 इंटू 1 1 2 प्लस a2 इंटू 0 1 1 प्लस a3 इंटू 1 2 3। लेट y1 इज इक्वल टू 1 1 2 y2 is equal to 0 1 1 and y3 is equal to 1 2 3 and y is equal to, say this is equal to a of a1 a2 a3. Therefore we have y is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3. This implies y1 y2 y3 spans range of a. अब ये y1 y2 y3 क्यों रेंज ऑफ ए को स्पेन करते हैं, इस पे एक नज़र डालते हैं दोबारा। डियर स्टूडेंट, नोट दैट कि यहाँ पे मैंने रेंज का एक एलिमेंट कंसीडर किया ए ऑफ a1 a2 a3। अब ये बाय ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं ये देखना चाह रहा था कि रेंज इनफैक्ट स्पेन किन वेक्टर से हो रही है। सो यहाँ पे मैंने a1 वाली ऑल टर्म्स को एक कॉलम वेक्टर में लिख लिया प्लस a2 वाली सारी टर्म को सेकंड कॉलम वेक्टर और प्लस a3 वाली टर्म जितनी भी थी उनका एक थर्ड कॉलम वेक्टर बना लिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलम वेक्टर से a1 कॉमन लिया, सेकंड मैट्रिक्स से a2, थर्ड से a3 और इन वेक्टर को रीनेम किया y1 y2 y3 से।
तो मैंने देखा कि रेंज का एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। सो y1 y2 y3 स्पेन्स रेंज ऑफ ए। अब अगर ये y1 y2 y3 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हुए तो ये बेसिस बन जाएंगे फॉर वेक्टर स्पेस। नोट दैट y1 and y2 are linearly independent यहाँ पे चेक करें कि y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसकी रीज़न ये है कि v1 and v2 are linearly dependent if v1 is equal to constant multiple of v2 और v2 is equal to c times v1। तो आप नोट करें कि ना तो आप y1 को इन टर्म्स ऑफ y2 लिख सकते हैं और ना ही y2 को एज ए मल्टीपल ऑफ y1 लिख सकते हैं। सो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इस कॉन्सेप्ट से। बट y3 को ऑब्जर्व करें तो ये इक्वल है 1 plus 0, 1 plus 1 and 2 plus 1 के, that is 1 1 2 and 0 1 1, that is y1 plus y2। so y3 depends on y1 and y2, therefore y1 y2 is a basis for range A। तो ये रेंज स्पेस की बेसिस फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने नल स्पेस फाइंड आउट करनी है और उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करना है, जो मेन पॉइंट था इस एग्जाम्पल का। सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वी फाइंड null space of A। So consider A of A1, A2, A3 is equal to 0 0 0। डियर स्टूडेंट्स, इससे अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट करें तो हमारे पास सेम सिस्टम आएगा A1 प्लस A3, A1 प्लस A3, देन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है A1 प्लस A2 प्लस 2A3, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 एंड थर्ड वन इज 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3, 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3 is equal to 0 0 0। This implies A1 plus A3 is equal to 0, A1 plus A2 plus 2A3 is equal to 0 and 2A1 plus A2 plus 3A3 equal to 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। से दिस इज इक्वेशन 1 2 3। फ्रॉम 2 and 3 आप 2 और 3 को सिंप्लीफाई करें। 2A1 प्लस A2 प्लस 3A3 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो A2 कैंसल आउट। सो A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 4। नोट दैट 4 और 1 सेम इक्वेशंस हैं। Note that 1 and 4 are same, so
this homogeneous system has a non-trivial solution. तो इस होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सो कंसीडर वन फ्रॉम वन A3 is equal to minus half A1. Let A1 is equal to R, therefore A3 is equal to negative of R. Put into इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें। सो A1 इज इक्वल टू R प्लस A2 प्लस 2 times A3 is equal to 0, and this implies A2 is equal to R. So A1, A2, A3 is equal to R, and negative R. R is taken as common, 1, 1, minus 1. Therefore, N of A is the set of linear combination of 1, 1 and minus 1. Note that dimension of null space of A, that is nullity of A, is equal to 1. इससे पिछले पार्ट में देखिएगा तो हमने प्रूव किया है कि y1 y2 बेसिस है फॉर रेंज ऑफ ए, सो rank of A is 2. So in next part, note that nullity of A is equal to 1, rank of A is equal to 2, and nullity A plus rank A is equal to 1 plus 2 which is equal to 3. और ये 3 जो है, क्योंकि A ट्रांसफॉर्मेशन हम R क्यूब टू R क्यूब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 3 आप देख लें कि ये डायमेंशन है R क्यूब की. दिस वेरीफाई द रैंक नल्टी थ्योरम. नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखना था कि आया ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है या नहीं. नोट दैट A इज नॉट 1 to 1. अब आपने रीजन सोचनी है कि ये 1 to 1 क्यों नहीं है. ये लास्ट लेक्चर में जो हमने नल स्पेस और 1 to 1 का रिलेशन हमने देखा था, उससे ज़रा जज कीजिएगा कि यहाँ पे A 1 to 1 क्यों नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी रैंक नल्टी थ्योरम की एप्लीकेशन, और इनफैक्ट इस एग्जांपल में मैंने फोकस किया है कि किस तरह कोई ऑपरेटर जो होगा उसकी नल स्पेस फाइंड की जाती है, रेंज फाइंड की जाती है, ऑन टू चेक किया जाता है, 1 to 1 चेक किया जाता है, लीनियर चेक करते हैं, और उसके बाद रैंक नल्टी थ्योरम की वेरिफिकेशन. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने एक ही एग्जांपल्स में देखा है. अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि कोई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आपने उसके लिए देखना है कि वो लीनियर है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, 1 to 1 है या नहीं, रैंक क्या है, नल्टी क्या है. ये सारी डिस्कशन आपने किसी और एग्जांपल पे वेरीफाई करनी है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करेंगे और डिटर्मिनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को आप लोअर लेवल पे भी यूज़ करते थे
टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, दैट इज एक स्क्वायर सिस्टम को जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हों, तो वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें हम डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा, वो बेस्ड है ऑन डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है, वो बेस कर रहा है डिटर्मिनेंट्स पे। सो डिटर्मिनेंट्स हैव फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस इन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स। लिहाजा डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इन डिटेल हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। सो डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं, बिकॉज यहाँ हम डिटर्मिनेंट्स को क्लासिकल वे में नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ हम डिटर्मिनेंट को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए परम्यूटेशन? A permutation on a set S equal to 1, 2, 3 up to so on n of integers is a rearrangement of elements ऑफ S। यानी परम्यूटेशन ये होती है कि अगर सेट S के एलिमेंट्स को हम रीअरेंज करना शुरू कर दें तो इस रीअरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, देन 3, 2, 1, 4 is a permutation on S, and 4, 1, 2, 3 is another permutation on S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर S सेट में n एलिमेंट्स हों तो हाउ मैनी परम्यूटेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन S। सो इस पे हम नोट एक लिख लेते हैं। इफ S कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन the set of all permutations on S is denoted by Sn and contains n factorial elements। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हों तो Sn सेट में, दैट इज सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन में n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ S इज इक्वल टू 1, 2, 3, देन S3 contains 6 elements, नेमली, अब इसके 6 एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट परम्यूटेशन इज 1, 2, 3, सेकेंड इज 1, 3, 2, थर्ड वन इज 2, 1, 3, फोर्थ वन इज 2, 3, 1, फिफ्थ वन इज 3, 1, 2 एंड सिक्स वन इज 3, 2, 1। सो ये 6 एलिमेंट्स हैं जो S3 से बिलोंग करते हैं। तो आप नोट करें, नोट दैट इन S4 देयर आर 24 एलिमेंट्स। आई होप कि आपको परम्यूटेशन का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि
परम्यूटेशन एक रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। तो आप देखें कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो परम्यूटेशंस की तादाद जो आई है वो 6 आई है। एंड देन नेक्स्ट इन्वर्जन क्या है? इफ J1 J2 up to so on Jn is a permutation on S, then this permutation has an inversion if a larger integer precedes smaller one. For example, if S equal to 1, 2, 3, then 3, 2, 1 is a permutation अब इस परम्यूटेशंस के अंदर कितनी इन्वर्जन है ये हम देखते हैं। 3, 2 इसको नोट करें तो एक लार्जर इंटीजर प्रीसीड कर रहा है स्मॉलर को। सेम केस इज विद 3, 1 एंड सेम केस इज विद 2, 1। सो ये 3 इन्वर्जन हैं इस परम्यूटेशन में। इसी तरह नोट दैट इन 4, 3, 2, 1 अब इसमें आप चेक करें कि कितनी इन्वर्जन हैं। 4, 3 लार्जर इंटीजर प्रीसीड कर रहा है स्मॉलर को। 4, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1 तो ये सारी इन्वर्जन हैं। ये इन्वर्जन हैं इन 4, 3, 2, 1। तो ये प्रोसेस है इन्वर्जन्स फाइंड करने का कि जहाँ भी एक लार्जर इंटीजर स्मॉलर इंटीजर को प्रीसीड कर जाए तो वहाँ पे इन्वर्जन्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद इवन एंड ऑड परम्यूटेशंस। A permutation is said to be even or odd according as it has even or odd number ऑफ इन्वर्जन्स। तो अगर किसी परम्यूटेशन में इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हैं तो उसे इवन परम्यूटेशन कहेंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हैं तो ऑड परम्यूटेशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4, 3, 2, 1 में आप नोट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हैं, सो 4, 3, 2, 1 इज एन इवन परम्यूटेशन। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। डिटर्मिनेंट लेट A equal to Aij be an n cross n matrix, then determinant A is a real number associated with matrix A
denoted and defined as तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू समेशन प्लस माइनस A1 J1 A2 J2 so on AN JN, where summation ranges over all permutations and sign is chosen as positive or negative according as permutation is even or odd. सो डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्मल डेफिनेशन है कि हम जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, हम ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस फाइंड आउट करते हैं और उन परम्यूटेशंस को इस समेशन में लिख देते हैं। अब अगर वो इवन परम्यूटेशंस है तो प्लस साइन के साथ लिखी जाएगी, अगर ऑड परम्यूटेशन है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखी। इस कम्बिनेशन को, इस समेशन को हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए मैट्रिक्स में हमारे पास एक एलिमेंट है A11, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम as number that is A11, and we know that if A is equal to A11, A12, A21, A22, then determinant of A is equal to A11, A12 minus A12, A21। तो आप नोट करें कि ये इवन परम्यूटेशन है और ये ऑड परम्यूटेशन है। तो ये इवन और ऑड परम्यूटेशंस की डेफिनेशन से आ गई। सिमिलरली आप जानते हैं कि 3x3 का डिटर्मिनेंट भी हम परम्यूटेशंस की फॉर्म से लिख सकते हैं। सो इफ ए इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, then व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपने ये परम्यूटेशन से इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस थी। अब डिटर्मिनेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट of a matrix and its transpose are same, that is A is equal to determinant of A is equal to determinant of A transpose। अब हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। आपने ये प्रूव करना है कि ये कैसे सेम होता है। नोट दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस A1 J1, A2 J2 सो ऑन A1 AN JN। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि ये जो नंबर हम A1 J1, A2 J2, AN JN लिख रहे हैं, इसमें 1, 2, 3 so on N are in natural order, that is row scripts
are in natural order, but J1 J2 up to so on Jn, ये जो कॉलम सबस्क्रिप्ट है हमारे पास, that is column subscripts are in order of permutation। तो ये जो परम्यूटेशन है ये उसी आर्डर में आपने ये एलिमेंट कंसीडर करने हैं। सो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ये लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा प्लस माइनस ऑफ ए J11 ए J22 सो ऑन ए JNN। सिंस if Aij is ijth element of A, then Aj is ijth element of A ट्रांसपोज। क्योंकि ट्रांसपोज लेते वक्त रो और कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं, सो आपने ये देखना है। अब यहाँ पे अगर हम परम्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशंस, वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस माइनस A1 K1 A2 K2 up to so on AN KN, which is equal to plus minus A1 J1 A2 J2 so on AN JN, that is determinant of A. So determinant of A and A transpose are same। आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, if two rows or columns of a square matrix are equal, then value of determinant इज जीरो। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर टू रोज या टू कॉलम सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। थर्ड, इफ ए मैट्रिक्स बी is obtained by interchanging any two rows or columns of a square matrix A, then determinant of B is equal to negative of determinant of A। यानी जब भी हम मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर A की वैल्यू 5 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इस केस में -5 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल दी elements of a row or column are zero, then value of determinant is zero। तो अगर किसी रो या कॉलम के ऑल एंट्री जीरो हो जाएं तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है।
And fifth property is, if A and B are square matrices, if A and B are square matrices of order n, then determinant of AB is equal to determinant of BA। यानी जब भी A और B स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर n के, तो प्रोडक्ट AB भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट BA भी पॉसिबल है, और इस केस में AB का डिटर्मिनेंट और BA का डिटर्मिनेंट सेम होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए रो और कॉलम of a square matrix A, if a row or column of a square matrix A is multiplied by a number C, then determinant of B is in fact resulting matrix है ये, is equal to C times determinant of A। ये प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम B मैट्रिक्स इस तरह ऑब्टेन करें कि A की किसी एक रो या कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट C से, तो इनफैक्ट डिटर्मिनेंट में ये रिलेशन इस तरह आता है कि इंटायर डिटर्मिनेंट C से मल्टीप्लाई होता है। नोट दैट इफ B is equal to C times A matrix, where order of matrix A is n cross n, then determinant of B is equal to C power n into determinant of A। तो ये इनफैक्ट मैंने A मैट्रिक्स की हर रो को C से मल्टीप्लाई किया, सो C पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने रैंक नल्टी थ्योरम की इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस की, और उसमें हमने देखा कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशंस को लीनियर ऑन टू 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, रेंज कैसे फाइंड की जाती है, और डोमेन में जो नल स्पेस है वो किस तरह फाइंड की जाती है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया और डिटर्मिनेंट्स को इन सेंस ऑफ परम्यूटेशन डिफाइन किया और डिटर्मिनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइडिया को डिटर्मिनेंट से लिंक करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।